स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसकी जो दो लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में हम आज ज्यादा डिस्कस करना है वो कौन कौन सी। एक है इसमें ब्लैक बॉडी, या तो आप कह लो सब्सटेंस है। दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एक और भी इसकी लिमिटेशन होती है, वो है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इनके बारे में फिलहाल तो हम दो चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लैक बॉडी सब्सटेंस क्या होते हैं या ब्लैक बॉडी होते क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इस तरह की लिमिटेशंस क्या है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ा आपने, तो पहले आप मेरा जो वीडियो है जो मैंने आपका इसमें फर्स्ट वीडियो डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि लिमिटेशन ऑफ, ये सोचा जाता है, ये मतलब कि प्रूव किया था मैक्सवेल ने कि जो रेडिएशंस होती हैं चाहे वो सनलाइट है, ये हमेशा वेव की फॉर्म में निकलती हैं और वेव की फॉर्म में होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि इन्होंने कुछ फिनोमेना इसके बारे में डिस्कस किए थे कि वेव के अकॉर्डिंग ये है, वेव नेचर इनका है, तो ये कौन कौन से फिनोमेना को शो कर रहे हैं। तो उसमें जो पहला फिनोमेना इन्होंने शो किया था वो था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। अब बात आती है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होते क्या है। तो देखो, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक फिजिक्स का टॉपिक है, वो आप अभी चीज समझ लेंगे, अभी आपको तो चीज समझ में भी नहीं आएंगी। फिलहाल मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं डिफ्रैक्शन के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे कि एक पिन होल है और यहां से अगर आप लाइट पास करते हैं, चाहे सनलाइट है कोई भी लाइट है, तो आप देखेंगे कि वो लाइट इस तरह से बाहर निकलेगी। जैसे ही लाइट इसके अंदर से जाएगी तो वो कैसे होगी, लाइट इसमें से निकलने के बाद इस फॉर्म में बाहर निकलती है। यानी कि जो नेचर है वो कैसा नेचर है, वेव नेचर बताने की कोशिश करती है पार्टिकल का। आप सर इससे कैसे प्रूफ हो गया कि जो भी पार्टिकल, सॉरी, जो भी आपको क्या दे रखा है रेडिएशन होती है उनका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर बाई चांस इसका पार्टिकल नेचर होता तो जो लाइट है वो सीधी इसके अंदर से निकल जाती, इस तरह से वेव की फॉर्म में बाहर नहीं निकलती। यानी कि जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन हमें क्या बताने की कोशिश करता है, डिफ्रैक्शन हमें बताने की कोशिश करता है कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में बाहर निकलती है। अगर हम स्लिट से निकालते हैं वहां, अगर उसका पार्टिकल नेचर होता तो लाइट सीधी बिल्कुल निकल जाती इसके अंदर से। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमें वेव नेचर के बारे में पता चलता है। अब बात आती है कि जो ब्लैक बॉडी सब्सटेंस होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैक बॉडी हमें किस तरह से बताएगा कि जो रेडिएशन है उनका जो नेचर है वो हमेशा वेव नेचर ही नहीं होता, हो सकता है कि उनका नेचर पार्टिकल नेचर भी हो। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। इसके पहले हम पढ़ते हैं कि ब्लैक बॉडी सब्सटेंस होते क्या है। तो जब हम ब्लैक बॉडी सब्सटेंस की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्चुअल में वो परफेक्टली एब्जॉर्बर होते हैं, या परफेक्टली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किसी सब्सटेंस, मतलब जो रेडिएशन होने, या परफेक्टली क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, यानी कि उन्हें बाहर निकालते हैं। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल एक आपको सामने रख रहा हूं ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी सब्सटेंस का। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लैक बॉडी सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्टली एब्जॉर्बर।
ऑफ रेडिएशन। ये परफेक्टली ऑब्जर्वर होते किसकी, रेडिएशन की, और परफेक्टली ही क्या होते हैं, एंड परफेक्टली एमिट भी करते हैं ये लाइट, एमिटर भी, एमिटर ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो सब्सटेंस होगा वो किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके लिए ये कोई चक्कर नहीं है कि भाई इस वेवलेंथ की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा या इस वेवलेंथ की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं इसका, जैसे आपने ली आयरन रॉड। तो आयरन रॉड अगर आपने घर में थोड़े से अगर आप एग्जांपल देखेंगे आयरन रॉड का, तो आपको मैं थोड़ी डिटेल में जाता हूं इसमें टॉपिक की, तो डिटेल में समझिए क्या क्या टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं इसमें। तो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे थे, और मैंने बताया था कि जो ब्लैक बॉडी सब्सटेंस की बात कर रहे थे, तो ब्लैक बॉडी सब्सटेंस होती तो परफेक्टली एब्जॉर्बर होते रेडिएशन के या परफेक्टली एमिटर होते। उन पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो सब्सटेंस, जो रेडिएशन आपको दी हुई है वो किस वेवलेंथ की है। तो ये आपने लिख लिया होगा। ये आप याद रखें कि अलग से कोई नोट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं जिसमें से आप नोट डाउन कर लेंगे। आपको जो मैंने बोर्ड पे करवा रहा हूं उन्हीं चीजों को क्या करना है, नोट डाउन करना है, और उन्हीं चीजों को अपनी लैंग्वेज में लिखते जाना है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हर बार नई निकल करके आती है। अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो वही रटी रटाई चीजें आपकी माइंड में रहेंगी। तो मैं हर बार नई कुछ ना कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। तो ब्लैक बॉडी सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने ली आयरन रॉड, तो आयरन रॉड एक एग्जाम्पल हो गया किसका, ब्लैक बॉडी सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो गया। जब आप इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी कि हीट मतलब क्या है, आप इसे हॉट, यानी कि आपने इसे क्या किया है, किसी बर्नर वगैरह के ऊपर रख दिया आयरन रॉड को, ठीक है। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में फायर के ऊपर आप अगर रखते हैं तो जो आयरन रॉड है पहले उसका जो कलर आएगा वो कौन सा कलर आएगा, रेड। रेड से वो किस में जाएगी, रेड से आप देखेंगे वो येलो में जाएगा, येलो से किस में जाएगा, वो व्हाइट हो जाएगी कुछ देर बाद, और लास्ट में जो उसका कलर हमें मिलेगा वो कैसा कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, लाइट में हीट, हीट का मतलब क्या है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हमने देखा कि जो लाइट उसने एमिट की है, जो ये रेडिएशन, एक्चुअली हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो जो रेडिएशन उसने एमिट की है तो कुछ हमें एक पैटर्न बताने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले उसका रेड कलर था, फिर येलो था, फिर कैसा आया था, व्हाइट आया था, फिर कैसा आया था, ये फिर आया था उसका ब्लू कलर। तो एक बार हम जाते हैं किस पर, विबग्योर पर। अभी विबग्योर क्या होता है, तो अगर अब भी आपको बताने की जरूरत पड़ जाए कि विबग्योर क्या होता है, तो फिर आपको 10th दोबारा से करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो विबग्योर है, विबग्योर में क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। तो लेकिन हमारे यहाँ पर पैटर्न क्या रहा, देखिए पहले जो लाइट एब्जॉर्ब की गई थी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की गई थी, तो हमारे सामने एक चीज आई थी कि उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या थी, रेड थी। शुरुआत में जब एनर्जी कम एब्जॉर्ब की गई थी तो उसने जो रेडिएशन हमें दी वो रेड कलर की दी। फिर हमें देखा कि उसने येलो कलर की रेडिएशन दी है, फिर उसने कैसा दिया था, व्हाइट कलर दिया था, लास्ट में कैसा कलर दिया था, ब्लू। तो हमें कुछ ना कुछ ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, वो एनर्जी की फॉर्म में है, तो वो किसी ना किसी कलर की जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती जा रही है इंक्रीज, और वेवलेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज। आप देख रहे हैं रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर येलो की आ रही है, फिर व्हाइट दे रखा था, लास्ट में क्या आ रहा था, ब्लू कलर। ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। कहीं आप ये समझे कि सर ने तो ये वैसे ही हमसे कह दिया कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आप एक आयरन रॉड लें, उसे हीट करें, तो आप देखेंगे पहले उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा हीट करने पर आपने देखा भी वो येलो कलर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा व्हाइटिश कलर होगा, लास्ट में कैसा कलर होगा, बहुत ज्यादा हीट करने पर ब्लू कलर उसका होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एनर्जी इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जा रही है, तो आपने देखा जो रेडिएशन वो एमिट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इससे क्या चीज क्लियर होती है, लेकिन
जब हम पॉइंट पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, तो उसने कहा था कि रेडिएशन जो होती है वो कंटिन्यूअसली एमिट होती रहती है। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वेवलेंथ से उसके ऊपर कोई फर्क पड़े, यानी वेवलेंथ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता किसके ऊपर, रेडिएशन के ऊपर। ये किसने बताया था? ये मैंने नहीं बताया, ये मैक्सवेल ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, कि जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, एमिट होती रहती है। उनके ऊपर किसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेवलेंथ का कोई फर्क नहीं होता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। जब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है, तो ये चीज अब आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो ये बता दिया था कि वेवलेंथ पर, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का रेडिएशन की एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर रिलेशन क्या आ रहा है, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, फ्रीक्वेंसी की। आप जानते हैं, इतना तो आप जान ही गए होंगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो पहले वीडियो आप वॉच कर लें। ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, फ्रीक्वेंसी के आ रही है। अब बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की एक तरह से लिमिटेशंस हमारे सामने आ गई, जो ये कहती थी कि जो एनर्जी है वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ना कि वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसका उस चीज से कोई इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है। जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, उसने बताया था जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वो होती है इंटेंसिटी। लेकिन जो एनर्जी आ रही है रेडिएशन की, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, वो आ रही है वेवलेंथ की, वेवलेंथ नहीं सॉरी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो उसने ये नहीं बताया था इंटेंसिटी एक्चुअली होती क्या है। इंटेंसिटी होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब आप कहेंगे एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप इसके लिए लास्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो किसने बताया था, ये बताई थी चीज मैक्सवेल ने, मैंने नहीं बताई, ये किसने बताई थी, मैक्सवेल ने। लेकिन ये ब्लैक बॉडी के केस में क्या हो गई है, ब्लैक बॉडी सब्सटेंस के केस में क्या हो गई है, फेल हो गई। उसने क्या बताया है, उसने बताया जो एनर्जी है, एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, फ्रीक्वेंसी के आ रही है। तो हमने एक ग्राफ बनाते हैं, अगर हम किसके बीच में, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, तो एक चीज देखने के लिए हमारे सामने आई, वो चीज क्या थी, अगर हम ग्राफ, याद रखना मैं कहां से ले रहा हूं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो ग्राफ हम कहां से लेते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं इसमें कहां से ले रहा हूं, मैंने ग्राफ जो लिया है वो क्या लिया है, कहां से लिया है, राइट से लेफ्ट की तरफ। जैसे जैसे आप वेवलेंथ डिक्रीज करते जा रहे हैं, इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे वेवलेंथ आप डिक्रीज करते जा रहे हैं, यानी कि रिलेशन तो किसमें भी होता है। अभी बात आती है कि सर आप बात कर रहे थे वहां पर फ्रीक्वेंसी की, लेकिन यहाँ पर आप ग्राफ बना रहे हैं वेवलेंथ और इंटेंसिटी में, ऐसे कैसे चलेगा सर। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वेवलेंथ के भी होती है। तो इसमें एक चीज हमें देखने के लिए मिली एक्चुअल में, कि जैसे जैसे वेवलेंथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे पहले तो इंटेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, और फिर बाद में क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी का भी एनर्जी से रिलेशन होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रिलेशन होता है एनर्जी के साथ। हम ये भी नहीं नकार सकते कि एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी और वेवलेंथ का भी एक दूसरे से क्या होता है, रिलेशन होता है। जब इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, मैं ग्राफ उल्टा ले रहा हूँ, यानी कि हम राइट से किसकी तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे क्या हो रही है, इंटेंसिटी
वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी एक बार तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और फिर क्या हो जाती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो थोड़ी सी इंटेंसिटी क्या हो सकती है, इंक्रीज होती है, लेकिन लास्ट टाइम एक ऐसा आएगा कि अगर आपने वेवलेंथ क्या कर दी है, डिक्रीज कर दी है, ये आप बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं जैसे रेड कलर का आपने देखा होगा साइन है जो हमें दूर से दिखाई देता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैं जो आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये मैक्सवेल ने बताया था कि जो एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आती है, रेडिएशन इंटेंसिटी की आती है। इंटेंसिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन मैक्सवेल ने एक चीज बताई है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है, ना कि इंटेंसिटी की होती है। तो अब कहीं ना कहीं कुछ चीजें अलग आ रही हैं। अब बात आती है इंटेंसिटी ऐसा क्या करती है और जो चीज वेवलेंथ नहीं कर पाती, यानी कि वेवलेंथ और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है, वो अब आपको मैं बता दूंगा। तो ये आपको याद रखना है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, इंटेंसिटी किसने, मैक्सवेल ने, जो कि ब्लैक बॉडी सब्सटेंस के केस में फॉलो नहीं होती। तो इसलिए ब्लैक बॉडी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर आप किसी मेटल सरफेस पर सनलाइट डालते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है। ये फिनोमेना क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, व्हेन a light of suitable frequency is fallen on the surface of metal and electron is ejected out। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा वो तभी इजेक्ट आउट होगा जब जो फ्रीक्वेंसी है, जनरली हमने, अब वो तो आपको बाद में बताऊंगा। तो ये होता क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन लाइट ऑफ stable frequency falls on the metal surface, and electron eject out, an electron will eject out। तो आप इसे राइट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में डिटेल में आपको। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताया था जो एनर्जी होती है रेडिएशन की, वो किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ना कि वो किसी भी रिलेशन उसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के साथ होता है। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट वेवलेंथ के या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हमें कलर्स दे रही है, जो रेडिएशन है। तो कलर किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है, रेडिएशन की अलग अलग है। और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं वेव के और अकॉर्डिंग आपने देख रखा है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कलर की, किसकी क्या होती है, कम होती है। अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी ये चीज कहती ही नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा वो तभी इजेक्ट आउट होगा जब स्टेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर डलेगी। उसका तो मानना ये है कि जैसे ही लाइट किसी भी मेटल सरफेस पर डलेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ही होना चाहिए, क्योंकि जो लाइट है वो किस पर डिपेंड करती है, मतलब कि उसमें किसी चीज में ये बताया नहीं गया था कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा।
उसमें तो ये कहा गया कि भाई मेटल सरफेस पर जैसे लाइट डालेगी तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती कि सभी की लाइट की तो वो क्या होती है, उन्होंने माना था कि जो इंटेंसिटी है वो तो क्या होगी, एक जैसी रहेगी लाइट की, जो पार्टिकल उसके ऊपर डलेंगे। तो इसका कोई मतलब ये नहीं रह जाता कि जब हम लाइट डालेंगे मेटल सरफेस के ऊपर तो कोई फ्रीक्वेंसी की लाइट की ही हमें जरूरत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज हमारे सामने आई जब हमने इसमें लाइट डाल करके देखी। ये नहीं है कि भाई हमने मतलब कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक किया था तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल करके देखी। तो उनके सामने एक चीज बात आई कि इलेक्ट्रॉन तब इजेक्ट आउट नहीं हो रहा था जब हम एक सुटेबल या फिक्स अमाउंट की जो एनर्जी थी, एनर्जी की जो लाइट थी उसे हम नहीं डाल पा रहे थे। इसका मतलब क्या है, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो फ्रीक्वेंसी डायगोनल प्रपोजल किसकी आई थी, एनर्जी की। तो उन्होंने एक चीज बताई कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which required to eject out the electron it is called threshold frequency। उसे क्या नाम दिया, द मिनिमम frequency which required to eject out the electron, it is called as threshold frequency। यानी उसे हम क्या कहेंगे, threshold frequency कहेंगे। The minimum frequency which required to eject out the electron, it is called threshold frequency। उसे क्या कहेंगे हम, threshold frequency कहेंगे। अब बात आती है कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्टों ने तो ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि जब हम उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को नहीं डाल पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ही नहीं हो रहा, चाहे हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की है चाहे इंटेंसिटी क्या की है, डिक्रीज की है, तो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहा, इजेक्ट आउट नहीं हो रहा। जब हम अब बात आती है कि जैसे ही एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जितनी हमें चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, अब बात आती है कि ऐसी लाइट हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट क्यों चाहिए, किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट क्यों नहीं हो सकता। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट में जब हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जिसने सभी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि सर यहाँ पे दिक्कत थी, यहाँ पे दिक्कत थी, तो वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। पर उन्होंने एक चीज देखी कि फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता, अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दें तो क्या उससे कोई नुकसान है। तो उन्होंने देखा कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हम लाइट डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपने से लाइट डाली, अगर आपने थोड़ी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली है, बस वो थोड़ी सी ज्यादा है इससे जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमें चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन धीरे से इजेक्ट आउट होगा, बहुत स्लोली इजेक्ट आउट होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर डालते तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट उसके अंदर से क्या होगा, निकलेगा। फिर बात आती है इंटेंसिटी ऐसा क्या करती है। तो इंटेंसिटी का जो इसमें रोल होता है वो सिर्फ ये होता है कि अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे, देखो इंटेंसिटी आप कितनी बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए और उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे से कम रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ही नहीं होगा। फिर इंटेंसिटी का क्या रोल होता है, इंटेंसिटी का ये रोल होता है कि जितनी जो लाइट है अगर मेटल सरफेस के ऊपर डलेगी तो उसमें से उतने ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन आउट होंगे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट उसके ऊपर डलेगी। इंटेंसिटी का अपना अलग रोल है, फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रीक्वेंसी के बगैर अगर आपने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं डाली है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट ही नहीं होगा। फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट आउट होंगे या कम इजेक्ट आउट होंगे। दूसरी बात यह है कि इंटेंसिटी अगर आप कम रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम इजेक्ट आउट होंगे, अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी की रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा इजेक्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है क्यों इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट आउट होते हैं या क्यों हमें एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैंने आज आपको जो चीजें बताई हैं वो एक बताई है ब्लैक बॉडी सब्सटेंस के बारे में,
तो ब्लैक बॉडी सब्सटेंस के बारे में मैंने एक चीज बताई है कि वो परफेक्टली एब्जॉर्बर होते हैं रेडिएशन के, परफेक्टली क्या होते हैं, एमिटर होते हैं। उन पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता किस वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर डाल रहे हो, सभी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर देंगे और एमिट कर देते हैं। इससे थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाता है कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जो एक परफेक्ट जो वेवलेंथ है किसी भी वेवलेंथ की लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एमिट करेंगे। तो उससे हम ब्लैक बॉडी वाला जो रोल था, यानी कि जो हम अभी पढ़ रहे थे कि ब्लैक बॉडी की जो लाइट थी, पहले हमें कैसा कलर मिला था, रेड कलर मिला था, फिर हमें येलो मिला था, फिर व्हाइट मिला था, फिर कैसे मिला था, ब्लू मिला था। हो सकता था कि वो रेड कलर ही देता, पर हम ये सोचते कि जो भी कोई सबस्टांस होता है वो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो मैक्सवेल वाली थ्योरी क्या हो जाती, आपकी क्लियर हो जाती। यानी कि सिर्फ कैसा नेचर होता, वेव नेचर होता है किसका, रेडिएशन का। लेकिन उस ब्लैक बॉडी सबस्टांस में हमें चीज क्लियर करने में मदद करी कि एनर्जी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी को होती है, इंटेंसिटी का भी रोल होता है फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के साथ। वो रोल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज करेंगे, पहले इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं बता पा रही थी। पहली बात तो एक इसमें से पार्टिकल इजेक्ट आउट हो रहा था, पार्टिकल क्यों इजेक्ट आउट होगा, इसमें तो वेव की फॉर्म में रेडिएशन निकलनी चाहिए थी। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट आउट हो गया, पार्टिकल किस तरह से बाहर निकल गया। पहली बात तो ये कि भाई पार्टिकल क्यों निकला, वेव क्यों नहीं निकली। दूसरी बात क्या आएगी इसमें, दूसरी बात ये देखी गई कि भाई जब हमने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली इसके ऊपर तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। अगर हमने थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं हो रहा था। तो ऐसा क्या रोल है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का, ये तो फिर वही उसी चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रही है जो ब्लैक बॉडी कर रही थी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की। यानी कि अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा वो तभी इजेक्ट आउट होगा। फिर बात आती है इंटेंसिटी का क्या रोल होगा इसमें, जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की कुछ ना कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैक्सवेल ने झूठी कहानी कर दी हो कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है उनका वेव नेचर नहीं होता। कहीं ना कहीं उसकी बातों को सच्चाई होगी। तो सच्चाई हमें पता चलेगी अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं रेडिएशन वो सनलाइट की जो इसके ऊपर डलेगी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपने ले ली, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे उसे याद रखना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा इसके अंदर से वो ज्यादा स्पीड का होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, वेलोसिटी में चेंज हो रही है। ये मैं आपको आगे चीजें क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज आप याद रखें जो मैंने आज आपको बताई है। अगला मैं आपको क्लियर करूंगा बहुत से पॉइंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी क्लियर करूंगा और ब्लैक बॉडी सबस्टेंस को भी क्लियर करूंगा। किस वाले में, जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको भी ध्यान से पढ़ें जो मैंने चीज आपको बताई है।